महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। अटल को अचानक बहुत ज्यादा घबराहट लगने लगी। अब उसने जल्दी से विनय को उठाया। विनय विनय उठा विनय। हड़बड़ाकर विनय भी उठ बैठा। क्या हुआ? अरे ये कमरा तो बिल्कुल हीटर हो गया है। ओफ, एक आध खिड़की वगैरह नहीं खोलने से नहीं होगा। क्या बात कर रहा है? सुना नहीं था मौसी ने क्या कहा था? अरे वो तो आंधी तूफान चलने पर था, तो देख नहीं रहा है? बाहर लगता है आंधी तूफान थम गया है और इसीलिए शायद इतनी गर्मी हो रही है। ओफ, तो रुक, मैं खिड़की खोलता हूँ। देख विनय, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अब इसमें डरने की क्या बात है? कुछ ही और रात तो बची है, बस रात बिता के चले जाएंगे हम यहाँ, कहते हुए विनय खिड़की के पास गया। खिड़की के पास पहुंचकर उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। हाँ, बाहर पूरी तरह से शांति हो चुकी है। लगता आंधी तूफान थम गया है। यही सोचकर उसने एक धक्के में खिड़की खोल दी और अगले ही पल जैसे उसका पूरा शरीर कांप सा उठा। बाहर तेज बिजली चमकी और उस चमकती हुई बिजली में उसने देखा दूर नारियल और ताड़ के पेड़ अभी भी झूम रहे थे और थोड़े से धुंधले दिखाई दे रहे। बारिश रुकी नहीं थी, अभी तो मूसलाधार और तेज हो गई थी। बाहर से आती हुई बारिश की तेज बूंदें उसके शरीर को भिगाते हुए जमीन को भिगाने लगी थी। दूसरी तरफ अटल बिस्तर पर बैठा थर-थर कांप रहा था। ये क्या हुआ? अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जान निकल जाएगी गर्मी के मारे, और अचानक ही कमरा अत्यंत सर्द हो उठा था और तभी तेज हवा के एक झोंके से लालटेन दूर छिटक कर गिर गया। उसका कांच टूट गया और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। अगले ही पल विनय ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। अब कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। अटल थर-थर कांप रहा था। विनय विनय विनय, ये क्या हो रहा है? दौड़कर विनय अटल के पास गया और उसे थामते हुए बोला, घबरा मत, तू इतना डर क्यों रहा है? हाँ, आश्चर्यजनक बात है, अंदर से सुनाई नहीं दिया, मगर डरने की कोई बात नहीं। देखना चारों तरफ कैसे अंधेरा छा गया। अरे लालटेन बुझ गई है। थोड़ी रात और है, थोड़ा शांत बैठ, चुपचाप यहीं बैठे रहते हैं, किसी तरह से रात बीत जाएगी। तभी अचानक दोनों चौंक पड़े। उन्हें कल कुछ समझ में नहीं आया, जो कुछ भी वो सुन रहे हैं वो सच है या कोई भ्रम। कुछ देर के लिए चारों ओर सन्नाटा रहा। अगले ही पल फिर से वही आवाज। दोनों बिल्कुल चौंक से पड़े। हाँ, इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? दोनों इंतजार करने लगे आगे आने वाले पल का। फिर कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। विनय बोला, लगता है बारिश की वजह से दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था। उसी का हमें एहसास हुआ। दादा बाबू मदद करो, ये नरपिशाच मुझे मार डालेंगे, आप लोग का सहारा है, बचा लीजिए मुझे, मेरी नानू की रक्षा कीजिए, बचा लीजिए दादा बाबू। दोनों चौंक से उठे। इस भयंकर बियाबान रात में बाहर कौन हो सकता है? मगर कुछ पल पहले तो कोई भी नहीं था। पर तभी उन्हें मौसी की बात याद आई और वो दोनों जड़ होकर बैठे रहे। उन्हें
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये सब कुछ सच है या कोई भ्रम। अचानक अटल कुछ बोलने के लिए विनय की तरफ मुड़ा, मगर ये क्या, विनय अपनी खाट पर नहीं था। अंधेरे में अब तक अटल की आंखें सए हो आई थी। उसने इधर उधर झांक कर देखा तो विनय दरवाजे की तरफ बढ़ा जा रहा था। अगले पल होने वाली घटना को सोचकर अटल का पूरा शरीर झरमरा उठा। वो तेजी से दौड़ पड़ा विनय के पीछे पीछे और जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। विनय, विनय, ये क्या करने जा रहा है तू? पागल हो गया क्या? उसने उसका कंधा पकड़ के जोर से झकझोरा, मगर एक अजीब सी खरखराहट भरी आवाज में विनय बोल पड़ा, सुन नहीं रहा है? पारो, वो मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी ही होगी। दरवाजा खोलने दे मुझे। अरे पागल हो गया है क्या? इस वक्त इस बियाबान तूफान में कौन मदद मांगने आएगा? ये और कोई नहीं, बतासी है। पता नहीं इस तूफान भरी रात में वो, इस तूफान भरी बताश भरी रात में बताशी क्यों आती है? विनय, होश में आ। छोड़ दे मुझे। नहीं विनय, मैं तुझे नहीं खोलने दूंगा। अगले ही पल जैसे विद्युत सी दौड़ पड़ी थी विनय के शरीर में। उसने एक झटके में अटल को दूर फेंक दिया और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बाहर से तेज हवा और बारिश के झोंके आए। विनय खुद को संभाल न सका और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल जैसे वो किसी बेहोशी में से जाग उठा। ये क्या कर दिया मैंने? मगर तब तक देर हो चुकी। उसने देखा बाहर तेज बारिश और चमकती बिजलियों के बीच एक स्त्री आकृति दरवाजे पर खड़ी है। उसकी भयानक हंसी से जैसे पूरा कमरा गूंज उठा। तभी उसकी आवाज उनके कानों में पड़ी, जो बतासी की मदद करे, हंसियों से डराए, मर्द जात पर बोझ, बतासी उन्हें नोच नोच खाए। विनय थर थर कांपता हुआ किसी तरह से जमीन से उठ खड़ा हुआ। अब तक अटल भी उसके पास आ चुका था और तभी उन्होंने देखा दरवाजे की चौखट पर घुटनों में मुंह छुपाए एक औरत आकृति बैठी हुई। वो कुछ बड़बड़ा रही है, मगर क्या समझ में नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे को थामे हुए थर थर कांप रहे थे। मृत्यु उन्हें साक्षात सामने दिखाई दे रही थी, मगर ये मृत्यु है कौन और क्या, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी हवा के एक तेज झोंके से उस औरत के चेहरे से बाल हट गए और बिजली की चमक में उन्होंने देखा औरत का चेहरा अत्यंत भयंकर और खून से भरा हुआ था। तभी विनय ने अपने आप को बचाने का एक अंतिम प्रयास किया और दरवाजे के पास से दौड़कर घर से बाहर निकल जाने की कोशिश की, मगर ये क्या, उसके पैर जैसे जमीन से बन गए थे। कमरा फिर से हंसी से गूंज उठा और मौत नाच उठी। सवेरे जब लोग कमरे में पहुंचे, कमरे के अंदर का दृश्य देखकर लगभग चीख से उठे। अटल की मौसी वहां जाकर फूट फूट कर रो रही थी। अरे मेरे बच्चों को क्या हो गया? सामने का दृश्य इतना भयंकर था कि मजबूत से मजबूत दिल वाले भी अपने आप को शायद न संभाल पाते। कमरे में 2 लाशें पड़ी हुई थी जिनकी गर्दन पूरी तरह से पीछे मुड़ी हुई थी। इसलिए बहुत ही निशंसता से उनकी गर्दन मोड़ दी थी। ये दृश्य देखकर पुलिस वाले भी चौंक से उठे थे। नहीं चौंकी तो विमला कमरे के अंदर घूंघट में अपना चेहरा छुपाए वो प्रविष्ट हुई और लाशों को देखकर सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ी। वो क्या कर सकती थी? उसने तो इन लोगों को रहने के लिए पनाह दी थी और निर्देश भी तो दिए थे।
मगर अगर कोई उसकी बात को नहीं मानेगा तो क्या उसकी मौत की जिम्मेदारी उसकी होगी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? और फिर वो करे भी क्या? वो एक मां है। बेटी की लालसा जीते जी न पूरी कर पाई तो क्या हुआ? बेटी की आत्मा को जिस रात भी इस गांव में आंधी तूफान भरी रात होती है, उस रात को उसकी बेटी बताशी की आत्मा निकलती है शिकार पर, जिसे भयंकर नफरत है मर्दों से, लड़कों से, और उनमें वो अपने हत्यारों को देखती है और उनके खून से प्यास बुझाती है। और इसीलिए बिमला की कोशिश रहती है ऐसी आंधी तूफान भरी रात में किसी पुरुष को, लड़के को भुलाकर इस घर में ले आने की, ताकि उसकी बेटी की प्यास बुझ सके। हालांकि वो पहले से उन्हें निर्देश दे देती है कि उन्हें क्या नहीं करना है, मगर इंसान की फितरत होती है ना, उसे जिस बात के लिए मना किया जाता है और उसके साथ अगर किसी गांव की सोच को जोड़ दिया जाए तो उसे अंधविश्वास मानकर वो उसे जरूर करता है, और जब वो उसे करता है तो उसे मौत मिलती है। बताशी अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ पाई। गरीब की बेटी थी। पास ही के गांव में उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया, और उसके बाद उस विधवा पर उसके ससुराल वालों ने बहुत अत्याचार किया। उसका अपना देवर उसे अपनी रखैल बनाकर रखना चाहता था, और जब उसने इस बात का विरोध करने की कोशिश की तो उस पर विभिन्न तरह के अत्याचार किए गए। उसका देवर गांव का माना हुआ बाहुबली था, इसलिए कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मगर बेटी की तकलीफ से हार कर जब वो एक दिन अपने भाई के पास मदद लेने के लिए गई, उसी रात बताशी ने उस नरक से भागने की कोशिश की थी। वो भागकर अपने माँ के घर आ गई थी, मगर उसे ये पता नहीं था कि उसकी माँ उस रात घर पर नहीं। घर में ताला देखकर पीछे आते हुए कुंडों से बचने के लिए उसने गांव का हर दरवाजा खटखटाया, मगर उस रात किसी भी गांव वाले ने मदद नहीं की। एक विधवा को पनाह देकर लोग अपने ऊपर लांछन नहीं लेना चाहते थे। क्या पता उसके ससुराल वाले कौन सा लांछन लगा दे, और हर घर से हार कर वो बेचारी उन नर पिशाचों के हाथ लगी। अगली सुबह भाई के गांव से लौटते हुए बिमला को उसकी बेटी की लाश गांव के बाहरी छोर पर शत विक्षत हालत में पड़ी। गांव का कोई भी व्यक्ति उसे कांधा देने तक नहीं आया था। सिर्फ गांव की बड़ी बहू ने उसकी मदद की थी, और इसी वजह से बताशी की आत्मा आज तक मुक्ति नहीं पाई। मां होने का फर्ज तो वो पूरा नहीं कर पाई, मगर अपनी बेटी की अतृप्त आत्मा के लिए शिकार ढूंढने का काम वो जरूर कर देती है। और वैसे भी ये घर बताशी का ही तो था, इसीलिए आंधी तूफान भरी रात में वो लौट आती है और अपना शिकार करती। ये सोचते सोचते बिमला के होंठों पर एक मुस्कान तैर गई, मगर वो मुस्कान घूंघट की ओट से किसी को भी दिखाई नहीं। अब अगली आंधी तूफान भरी रात का इंतजार था, और इंतजार था गांव में किसी के आने